हम आज पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। मानव की उत्पत्ति से लेकर आज तक के इतिहास को स्थूल रूप से मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। हम इसको लेखक इतिहास है जो पहला है प्राग इतिहास, दूसरा आद्य इतिहास, तीसरा है ऐतिहासिक इतिहास। यह है 25 लाख ईसा पूर्वी से 3000 ईसा पूर्वी। यह है आद्य इतिहास आता है 3000 ईसा पूर्वी से 6000 ईसा पूर्वी। और ऐतिहासिक इतिहास है वो 6 ईसा पूर्वी से प्रारंभ हो रहा है। तो देखिए प्राग इतिहास में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित इतिहास है। और आद्य इतिहास है वो लिखित साक्ष्य उपलब्ध लेकिन उन्हें अभी तक प्रमाणित तौर पर पढ़ा नहीं जा सकता है। और जो यह ऐतिहासिक है उनको इस काल का इतिहास लिखित व पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित तथा लिपि को पढ़ने में सफलता मिली है। तो देखिए इसमें क्या है, प्रागैतिक इतिहास काल में है पाषाण काल, आद्य इतिहास काल में सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता है, ऐतिहासिक इतिहास में महाजनपद काल से शुरू हुई है। तो ये क्या है कि यह राज्य विभाजन हम राजस्थान के इतिहास हेतु भी प्रयुक्त कर सकते हैं। पर इससे पहले हमें यह जानना होगा कि राजस्थान शब्द का प्रयोग हम केवल सुविधा की दृष्टि से कर रहे हैं, क्योंकि 1939 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम में से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद 1829 ईस्वी में एंस एंड एंटीक्वीज ऑफ ए राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। उसके बाद आती है सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एवं कालीबंगा। इतिहास काल में एक काल से दूसरे काल को विभाजित करने की कोई स्पष्ट सीमा नहीं खींची जा सकती है। ऐसा नहीं हुआ है कि एक दिन सुबह उठकर मानव ने पाषाण उपकरणों का प्रयोग बंद कर दिया और धातु का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। यह परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होते हैं। मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा था, फिर कांसे का प्रयोग करना सीखा, उसके बाद लोहे का। किंतु संपूर्ण विश्व, संपूर्ण भारत में इसका प्रयोग एक साथ प्रारंभ नहीं हुआ था। तो इन धातुओं के आधार पर काल विभाजन है वह स्थूल है, मोटा मोटा है। इतिहास पढ़ते समय इस तथ्य को हमेशा याद रखना चाहिए। सिंधु सरस्वती सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यह सभ्यता कांस्य युगीन थी। राजस्थान में इस सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र कालीबंगा था, जिसका समय 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है। कालीबंगा प्राचीन सरस्वती नदी, घग्गर नदी के बारे में बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ के उत्खनन से हड़प्पाकालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तर मिले हैं। इस स्थान का पता पुरातात्विक विभाग के निदेशक एन घोष ने 1951 से 52 ईस्वी में लगाया था। 1961 से 59 ईस्वी के बीच तक 9 सत्रों में बी के थापर, एम डी खरे, जे वी जोशी तथा बी लाल निदेशक के निर्देशन में इस स्थल का उत्खनन खुदाई किया गया। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया। हरियाणा में राखी गढ़ी व गुजरात में धोलावीरा के बाद कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा से हमें एक दुर्ग, बेलनाकार मुहारे, अलंकृत ईंटों का फर्श, तांबे का खिलौना, बैल, जुते हुए खेत, दक्षिण पूर्वी भाग में एक ही खेत में 2 फसलें एक साथ उगाने का साक्ष्य, लकड़ी की नाली, स्वास्तिक का चिन्ह, पेड़ से चलने वाली चक्की, ऊंट की हड्डियां, बेलनाकार तंदूर, गोल कुओं, नालियों, मकानों व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। संस्कृत साहित्य में उल्लेखित बहु धान्यदायक क्षेत्र यही था। कालीबंगा में गेहूं, जौ, चना, सरसों, कपास आदि की खेती होती थी। कालीबंगा से हमें 8 अग्निवेदियां, 7 अग्निवेदिकाएं एवं एक चबूतरे से तथा एक अग्निवेदिका दूसरे चबूतरे से भी
प्राप्त हुई है। कालीबंगा में प्राप्त बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया की मोहरों जैसी हैं। उसके बाद यदि हड़प्पा मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की दो राजधानियां माना जा सकता है, तो दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जा सकता है। ध्यान दें, एच.डी. साकलिया ने अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उल्लेखित किया है कि बी लाल ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी होने का अनुमान किया है। कालीबंगा उत्खनन की एक महत्वपूर्ण उपाधि यह भी है कि इसने हड़प्पा लिपि या सिंधु लिपि की पहचान करने के प्रयास को एक दिशा प्रदान की है। यहाँ से प्राप्त एक सिंधु लिपि युक्त मृद पात्र मिट्टी का बर्तन पर लिपि की ओवरलैपिंग ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन लाल रंग के हैं, जिन पर काली व सफेद रेखाएं खींची गई हैं। कालीबंगा से मिली मिट्टी की बनी वर्ष भाकृति तो कला कौशल की दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस वृषभ की यह विशेषता है कि इसका सिर इस तरह बनाया गया है कि आवश्यकता अनुसार उसे धड़ से अलग किया जा सकता है और उसे पुनः धड़ से जोड़ा जा सकता है। कालीबंगा से हमें एक बच्चे की खोपड़ी भी मिली है, जिसमें 6 छेद हैं। अनुमान लगाया जाता है कि यह मस्तिष्क स्रोत नामक बीमारी को ठीक करने का प्रयास था। कालीबंगा में भवन निर्माण हेतु कच्ची ईंटों धूप में पकी हुई का प्रयोग किया जाता था, इसलिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। कालीबंगा से प्राप्त गुलाबी मृद भांड जो प्राक हड़प्पाकालीन है, तो सोती मृद भांड कहा गया है। यह नाम इन मृद भांडों को इसलिए दिया गया है क्योंकि ऐसे मृद भांड सर्वप्रथम सोती बीकानेर से प्राप्त हुए थे। सोती सभ्यता को अमलानंद घोष ने संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल माना है और इसे कालीबंगा प्रथम कहा है। सावणिया व पुगल इस सभ्यता के दो महत्वपूर्ण स्थल हैं। कालीबंगा से प्राप्त अन्य मृद भांड लाल रंग के हैं, जिन पर काले व सफेद रंग की रेखाएं खींची गई तथा फूल पत्तियों से अलंकृत भी किया गया है। कालीबंगा में शवों की अंत्येष्टि की 3 विधियां पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार प्रचलित थी। यहाँ से हमें युग में समाधान समाधान व प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। कालीबंगा से हमें दोहरे परकोटे व भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण इसी भूकंप के कारण प्राक हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पर अंत हो गया था भी प्राप्त होते हैं। राज्य सरकार के ने कालीबंगा में प्राप्त हुए पुरावशेषों के संरक्षण हेतु यहाँ पर 1985 से 86 एक संग्रहालय की स्थापना की है। आहड़ सभ्यता उदयपुर ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध है। यह सभ्यता आहेड़ बेडस नदी के किनारे स्थित थी। चूंकि आहड़ सभ्यता बनास नदी के आसपास विकसित हुई थी, अतः इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती मिलता है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर अथवा आगट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। इसे धूलकोट भी कहा जाता है। यहाँ पर गंगोत नामक एक प्राचीन कुंड है, जिसका पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में महत्व है। इस स्थल के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में अक्षित कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। बाद में 1956 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में भी उत्खनन हुआ। इसके पश्चात डॉक्टर एच.डी. साकलिया डेक्कन कॉलेज पुणे पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान तथा मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 1961 से 62 के दौरान इस स्थल का उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन से हमें आहड़ में बस्तियों के 8 स्तर मिलते हैं। आहड़ लाल काले मृद भांड संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। आहड़ सभ्यता के लोग लाल भूरे व काले मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे। यहाँ से अनाज रखने के मृद भांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व बकोट कहा जाता है। यहाँ तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं व 3 मोहरें और लेपिस लाजुली मिली है।
एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित है, जो तीर एवं तरकन से युक्त है। इस पर यूनानी भाषा में लेख अंकित है। यहाँ से मिलने वाली 3 मोहरों पर वी तब विष फलित सा तथा तातीय तोम सन अंकित है, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं है, पर इससे इतना तो स्पष्ट है कि उस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशों से था। यहाँ से टेराकोटा की बनी सब आकृतियां मिली हैं, जिन्हें बनासियन बूल कहा गया है। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहट सभ्यता का स्मृद काल ईसा पूर्वी 1900 से ईसा पूर्वी 1200 तक माना है। बिना हत्थे के जलपात्र ईरानी जलपात्रों जैसे तांबे को गलाने की भट्टियां और गहनों के साथ दफन सब भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आहड़ के एक शिवालय से मेवाड़ के शासक अलहट का विक्रम संवत 1010 का शिलालेख मिला है। आहड़ में मेवाड़ के शासकों का अंत्येष्टि स्थल भी था। ओजियाना, गिलुंड, भगवानपुरा, रोजड़ी आदि से भी आहड़ सभ्यता संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसमें क्या है, ओजियाना ब्यावर आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल ओजियाना ब्यावर जिले में स्थित है। इस पूरा स्थल का उत्खनन 1999 से 2000 में B.R. मीणा द्वारा किया गया था। जहां आहड़ सभ्यता के अन्य स्थल नदी के किनारे फले फूले, वहीं यह पहाड़ी पर स्थित था। यहाँ से प्राप्त पात्रों एवं भवन संरचना से अनुमान लगाया जाता है कि इस संस्कृति का विकास 3 चरणों में हुआ। उत्खनन में सभी चरणों से लाल एवं काले रंग के मृद पात्र जो सफेद रंग से चित्रित हैं प्राप्त हुए हैं, किंतु प्रत्येक चरण में इन पात्रों को बनाने की विधि भिन्न भिन्न रही है। यहाँ से कार्नेलियन फियोन्स तथा पत्थर के मनके, शंख एवं ताम्र की चूड़ियां तथा अन्य आभूषण भी मिले हैं। ओजियाना से गाय व बैल की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिन पर सफेद रंग का अंकन है। यह सभ्यता 2000 ईसा पूर्वी के आसपास आबाद थी। गिलुन सभ्यता है वह है तो नहीं, लेकिन सेकेंड ग्रेड में काम आ जाएगी तो पढ़ ले सकते हैं। राजसमंद जिले में स्थित कस्बे ने में बनास नदी तट पर 2 टीलों के, जिसे स्थानीय लोग मोड या मगरी कहते हैं, उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी गिलुंड सभ्यता प्रकाश में आई थी। 1957-58 में B.V. लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। तत्पश्चात 1998 से 2003 के मध्य पुणे के डॉक्टर B.S. शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन से यहाँ पर ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। गिलुंड से 5 प्रकार के मृद भांड मिले हैं: सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृद भांड। गिलुंड से मिट्टी के खिलौने, हाथी, ऊंट, कुत्ते आदि, पत्थर की गोलियां, ताम्र के बने अस्त्र एवं हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। आहड़ के विपरीत गिलोंड में पक्की ईंटों का प्रचुर उपयोग होता था। उसके बाद आती है गणेश्वर की सभ्यता ने इनका थाना। गणेश्वर सिक्के के अंतर्गत कांचली नदी के तट पर ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ से 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से प्रचुर मात्रा में ताम्र आयुध व उपकरण मिले हैं, जो इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करते हैं। यहाँ से प्राप्त ताम्र उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा व जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का सबूत है। यहाँ से काले व नीले रंग गेरी के अलंकृत मृत पात्र मिले हैं। इन्हें कृपी श्रेणी मृत पात्र कहा गया है। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा गया है। पत्थर से बने बांध व दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन भी गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आती है बेराट कोटपुतली बहरोड। इस स्थल की प्रारंभिक और सर्वप्रथम खोज का कार्य 1837 ईस्वी में
कैप्टन बर्ट द्वारा किया गया। इन्होंने विराटनगर में स्थित विजय की डूंगरी से मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम भाब्रू शिलालेख खोज निकाला और जो 1840 ईस्वी से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। इस लेख का भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्व है। इसमें अशोक बौद्ध त्रिरत्नों बुद्ध धम्म व संघ के प्रति स्पष्ट रूप से श्रद्धा प्रकट करता है, जो उसके बौद्ध अनुयायी होने का सबसे संबल प्रमाण है। 1871 से 72 ईस्वी में कनिंघम के सहायक डॉक्टर कार्ला डाइल ने पुनः इस क्षेत्र का निरीक्षण किया। इन्होंने बेराट में ही स्थित भीमसेन की पहाड़ी से अशोक का दूसरा शिलालेख खोज निकाला। 1910 ईस्वी में डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने भी बेराट का विस्तृत अध्ययन किया। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, वर्तमान बेराट में विजय की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, मोती डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य दयाराम साहनी द्वारा 1936 से 37 में तथा पुनः 1962 से 63 में पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी तथा कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया। वर्ष 1999 में विजय की पहाड़ी से अशोक कालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष मिले, जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। जयपुर के शासक स्वाभिमान सिंह के समय एक स्वर्ण मजूसा यहाँ से प्राप्त हुई है, जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष थे। ये सभी अवशेष मौर्य युगीन हैं। बेराट के चारों ओर पत्थरों की प्रचुरता के बावजूद यहाँ के भवनों, मठों, स्तूपों व मंदिरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया। इन ईंटों की बनावट मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान है। यहाँ 6 से 7 के कमरों का एक खंडर नुमा भवन मिला, जिसे पुरातत्ववेत्ता बौद्ध मठ मानते हैं। यहाँ के उत्खनन में चांदी की 8 पंचमारक और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली हैं, जो बेराट पर यूनानी अधिकार को प्रमाणित करती हैं। बेराट के उत्खनन से मिट्टी के बने पूजा पात्र, थालियां, लोटे, मटके, खप्पर, कुंडिया, घड़े आदि मिले हैं, लेकिन लोहे व तांबे की कलाकृतियां नहीं मिली हैं। ऐसा माना जाता है कि हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बेराट का विध्वंस कर दिया था। सन 634 में हेनसोग विराटनगर आया था। उसने यहाँ बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई है। हेनसोग के अनुसार बेराट की भेड़ व बैल प्रसिद्ध थे। विराटनगर की ग्रेनाइट पहाड़ियों की कदराओं, विजय की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी व गणेश डूंगरी में भारतीय लिपि विज्ञान की रहस्यमयी संख लिपि के भरपूर संख्या में प्रमाण प्राप्त हुए। उसके बाद है गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष। तो पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी ने सन 1936 में बेराट में उत्खनन कार्य करवाया तथा तब उन्हें वहां एक गोलाकार बौद्ध मंदिर अथवा चैत्य के अवशेष मिले थे। यहाँ उत्खनन में एक अशोक स्तंभ के टुकड़े, बौद्ध विहार के चिन्ह, मौर्य तथा इंडो यूनानी पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं। बेराट में 16वीं शताब्दी में निर्मित एक पार्श्वनाथ मंदिर विद्यमान है। इस मंदिर परिसर में उत्कीर्ण शंख संवत 1509-1587 ईस्वी के एक शिलालेख से उक्त मंदिर के निर्माण तिथि की जानकारी मिलती है। बेराट में विक्रम संवत 1743 से 1686 ईस्वी का एक क्षत्रिय शिलालेख भी एक छतरी में स्थापित है। बेराट का मुगल दरवाजा। मुगल बादशाह अकबर के प्रधान मुगल दरवाजा उस काल की भवन निर्माण कला और चित्रकला का सुंदर उदाहरण है। मुगल काल में यहाँ पर टकसाल भी थी। मुगल दरवाजा के पास एक बाग राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया था, जिसका संगमरमर निर्मित खंभों पर बना चबूतरा वहां विद्यमान है। अशोक के अशोक के बेराट शिलालेख 3वीं सदी ईसा पूर्व है। ज्ञात इतिहास और उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि बेराट मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत एक समृद्धिशाली नगर और बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। बेराट से प्रतापी मौर्य शासक अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं। एक हनुमान जी के मंदिर के पास विजय की पहाड़ी पर तथा दूसरा भीम की डूंगरी तलहटी में पर्वतीय चट्टान पर उत्कीर्ण है।
इन अभिलेखों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। ये शिलालेख 250 ईस्वी पूर्व के हैं। इनमें भाब्रू शिलालेख विशेष महत्वपूर्ण है। विजय की पहाड़ी पर मिले भाब्रू शिलालेख की खोज एवं ब्रिटिश सैनिक अधिकारी कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में की थी। हालांकि भाब्रू बेरार से लगभग 12 मील दूर है, परंतु भ्रांतिवश कैप्टन बर्ट ने इसे भाब्रू शिलालेख लिख दिया क्योंकि पिछली शताब्दी में भाब्रू अधिक प्रसिद्ध था और उसे बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी को सौंप दिया। बेराट भाब्रू शिलालेख का बहुत महत्व है। इस शिलालेख से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध मतावलंबी था। वह इस शिलालेख में न केवल बुद्ध धर्म और संघ में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा प्रकट करता है, बल्कि बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों एवं साधारण बौद्ध मतावलंबियों के श्रवण मनन और अध्ययन हेतु कुछ धार्मिक ग्रंथों की अनुशंसा भी करता है। उसके बाद है बेराट का दूसरा शिलालेख। बेराट से प्राप्त अशोक का दूसरा शिलालेख है। वहां भीम की डूगरी तलहटी में एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस लघु शिलालेख की खोज पुरातत्ववेत्ता कार्लडाइल ने 1871 से 72 में की थी। कार्लाइल द्वारा खोजा गया यह मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन यह कोई नया अभिलेख न होकर अशोक के रूपनाथ सहस्राम अभिलेखों की प्रतिलिपि मात्र है। तोप वर्षा तथा काल प्रभाव से यह शिलालेख काफी घिस गया और लगभग दुफाटे जिसे पढ़ा ना जा सके अवस्था में है। उसके बाद सभी एक बार पुरातात्विक स्थल हैं वो एक नजर में देखते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल है, उसमें प्रमुख स्थल है डीडवाना, सबसे प्राचीन स्थल है जायल, नागौर, विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड, भानगढ़, अलवर, इंद्रगढ़, कोटा, दर, भरतपुर। जीवन शैली है यह अवरी जीवन आखेटक खाद्य संग्रह है। दूसरा है मध्य पाषाण, जो प्रमुख स्थल है बागोर, भीलवाड़ा में, तेलवाड़ा, बालोतरा, विराटनगर, जयपुर। तो पशुपालन सीखना आखेटक एवं खाद्य संग्रह है। नवपाषाण काल में आहड़, उदयपुर, गिलून, राजसमंद, कालीमंगा, हनुमानगढ़। और जीवन शैली बसंत बस्ती में स्थायी जीवन पहिए का आविष्कार, अग्नि से परिचय। उसके बाद है ताम्र पाषाण काल, भागौर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बालोतरा, बालाथर, उदयपुर में जीवन शैली कृषि कार्य, खाद्य उत्पादक और मृद भांड कला व ताम्र से परिचय। पांचवा है ताम्रयुगीन, गणेश्वर, नीमका थाना, बेणेश्वर, डूंगरपुर, नंदलालपुरा, कीड़ा हड़ौत, चीतबाड़ी, जयपुर, साबणिया, पुगल, बीकानेर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, पुराड़ा, डीडवाना, कुंचामन, पिंड, पांडलिया, चित्तौड़, पलाना, जालोर, कोल, माहौली, सवाई माधोपुर, मल्लाह, भरतपुर, झाड़ोल, उदयपुर आदि। स्थायी जीवन लोह युगीन में नोह, भरतपुर, विराटनगर, जोधपुर, सांबर, जयपुर, सुनारी, नीमका थाना, रेड नगरी, नैनवा, बूंदी, बीनवाल, जालोर नगरी, चित्तौड़गढ़, चक 84, तरखान वाला डेरा, गंगानगर। स्थायी जीवन। उसके बाद हम बात करें राजस्थान में पुरातात्विक स्थल व उत्खनन करता। तो देखिए इंदरगढ़ व जयपुर में 1870 ईस्वी सीए हेक्ट, झालावाड़ में 1908 ईस्वी सेठनकार, नगरी चित्तौड़ 1904 ईस्वी, 1915 से 16 ईस्वी, 1962 में डॉक्टर भंडाकर सौंदरराजन, केंद्रीय पुरातात्विक विभाग, पुराड़ा पर्वतसर में 1934 ईस्वी, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, विराटनगर में कोटपुतली, बहरोड 1936 से 37 ईस्वी, 1962 से 63 ईस्वी, दयाराम सानी, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित। छठी है रेड टोंक में 1938 से 40, डॉक्टर केदारनाथ पुरी। कालीबंगा हनुमानगढ़ 1952 ईस्वी से 1961 से 62 ईस्वी, अमलानंद घोष, बीबी लाल, जेवी जोशी, बीके थापर। आठवां है रंगमहल गंगानगर 1952 से 54 ईस्वी, डॉक्टर हथरारिक, स्वीडिश दल। नौवां है आहड़ उदयपुर 1953 से 1954 ईस्वी,
अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल, वी.एन. मिश्र, एच.डी. 10वां है बीनमाल जालोर, 1953 से 54 ईस्वी, रतन चंद्र अग्रवाल। गिलुंड राजसमंद, 1957 से 1958 ईस्वी, बीबी लाल। 12वीं है नोह भरतपुर, 1963 से 64 ईस्वी, रतन चंद्र अग्रवाल, रूपारेल नदी। 13वीं है बागोर भीलवाड़ा में, 1967-68 ईस्वी, वी.एन. मिश्र, एल.एस. लेंसी, कोठारी नदी। 14वीं है बालाथल उदयपुर, 1993 से 2000 ईस्वी, वी.एन. मिश्र, एस.सी.आर.के. महात्म देव कोठारी एवं दक्कन कॉलेज। 16वीं है गणेश्वर नीम का थाना, 1977 ईस्वी, रतन चंद्र अग्रवाल। थैंक यू।